हेलो, नमस्कार। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसा कि हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। उसी सिस्टम में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ और एमसीक्यूज अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। जो फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन है साइंटिफिक बेसिस पे इंडिया में, वो किस ईयर में हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1947 to 48, 1951 to 52, 1931 से 32 एंड 1990 से 1991। तो देखिए, जो फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन था, वो पहला जो फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेशन का जो अटेम्प्ट किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया था नेशनल इनकम कैलकुलेशन का, वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। और ये कब किया था इन्होंने? ये 1867 to 68 में किया था। लेकिन जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या पूछा, फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस पे किसने किया था? तो देखिए, जो साइंटिफिक बेसिस पे किया है, वो साइंटिफिक बेसिस पे किसने किया था? साइंटिफिक बेसिस में दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। साइंटिफिक बेसिस पे VKRV राव ने किया था। किसने किया था? साइंटिफिक बेसिस पे किसी और ने किया था। किसने किया था? VKRV राव ने किया था। और ये इन्होंने कब किया था? ये किया था उन्होंने 1931 से 32 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1931 से 32। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है NNP मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट मीन्स। देखिए, NNP क्या होता है? तो NNP हम कैसे फाइंड करते हैं? पहला ऑप्शन है GDP माइनस डेप्रिसिएशन, GDP प्लस डेप्रिसिएशन, NNP माइनस डेप्रिसिएशन और GNP माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो इसका आंसर होगा, हमें NNP ही तो फाइंड करना है। NNP के लिए क्या करते हैं? देखिए, अगर हमें NNP निकालना है, सारे ऑप्शन GDP और GNP से दिए हैं। तो अगर GDP से करेंगे, अगर GDP माइनस डेप्रिसिएशन हम कर देंगे, तो ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये तो नेट बचेगा, बट ये NDP बन जाएगा। अगर हम GDP में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो ये ग्रॉस में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऐड होता है, तो डेप्रिसिएशन ऐड ही नहीं होगा। NNP में अगर डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे तो फिर NNP में तो ऑलरेडी नेट है यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन माइनस होता है, तो इस ऑप्शन का भी कोई लॉजिक नहीं है। GNP में अगर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये नेट बन जाएगा, और नेट तो ऑलरेडी है, ये मीन्स NNP। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द वर्ड इज द मेजर एलिमेंट। जो रेस्ट ऑफ द वर्ड है, ये मेजर एलिमेंट किसका है? रेस्ट ऑफ द वर्ड मेजर एलिमेंट किसका होगा, ये देखते हैं। देखिए, रेस्ट ऑफ द वर्ड का मतलब है कि जब हम अपनी इकोनॉमी में क्या करें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, मतलब फॉरेन से जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसको भी हम शामिल कर लें। देखिए, जो 2 सेक्टर इकोनॉमी, इसमें फॉरेन सेक्टर रेस्ट ऑफ द वर्ड शामिल नहीं होता। 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी नहीं होता। 2 सेक्टर इकोनॉमी में केवल कौन होता है? उसमें हाउस होल्ड और जो प्रोड्यूसर्स हैं, केवल ये 2 ही लोग शामिल होते हैं। 3 सेक्टर में हाउस होल्ड्स, प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट, ये 3 शामिल होते हैं। और जब हम 4 सेक्टर में आते हैं तो इसमें रेस्ट ऑफ द वर्ड भी शामिल होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ड किस में शामिल होगा? ये हम 4 सेक्टर इकोनॉमी में शामिल करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉटन यार्न्स परचेज बाय हैंडलूम वर्कर्स। अगर कॉटन यार्न किसने परचेज किया, अगर ये कॉटन किसी हैंडलूम वर्कर ने अगर परचेज किया है, तो ये कैसी गुड्स होगा? पहला ऑप्शन क्या है? एन इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, कंज्यूमर गुड होगा, कैपिटल गुड होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। देखिए, गुड्स के केस में मैंने भी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, इंटरमीडिएट गुड्स का, फाइनल गुड्स का और कंज्यूमर गुड्स का, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। वैसे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है? वो गुड्स जब कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी इंसान जब उसको परचेज करके फिर से फर्दर उस गुड्स का इस्तेमाल कुछ नया प्रोड्यूस करने में, कुछ नया बनाने में करता है, तो ऐसे गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। अब एक कॉटन यार्न किसने परचेज किया? किसी हैंडलूम वर्कर ने परचेज किया है ना, तो इस कॉटन का इस्तेमाल करेगा कुछ नई गुड्स बनाने के लिए। इसलिए कौन सी गुड्स आएगी इसके लिए? इसके लिए क्या बनेगी? ये इंटरमीडिएट गुड्स बनेगी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंटरमीडिएट गुड्स इज द राइट ऑप्शन। कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि क्या करेगा? इस गुड्स का फिर से इस्तेमाल करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लेशन
is always and everywhere a monetary phenomenon. इन्फ्लेशन हर जगह पर मिलता है और एक मॉनेटरी फिनोमिनन है। ये किसने कहा था? दीज आर द फेमस वर्ड्स ऑफ, ये किसके वर्ड्स हैं, है ना? तो देखिए ये स्टेटमेंट है, ये वर्ड्स किसके हैं? ये वर्ड है मिल्टन फ्रीडमैन के। किसके हैं ये वर्ड्स? है मिल्टन फ्रीडमैन के। उसका ऑप्शन क्या होगा सही? मिल्टन फ्रीडमैन ने स्टेटमेंट दिया था कि इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर, ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिनन। एडम स्मिथ, रिकार्डो जेमकिंस नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मिल्टन फ्रीडमैन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द राइज prices is very slow like that a snail is called. when there is a rise in the prices, स्टेटमेंट थोड़ा सा सही करना है कि जब प्राइसेस क्या हो, बहुत धीरे धीरे राइज हो रहे हो, बहुत धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है, रनिंग इन्फ्लेशन कहलाता है, क्रीपिंग कहलाता है या वॉकिंग कहलाता है? देखिए जब टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट, जब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन या हाँ क्लासिफिकेशन करते हैं किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो 4 इन्फ्लेशन होती है वहाँ पे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। जब भी देखिए इन्फ्लेशन ना अपने इनिशियल स्टेज में होती है, जब 0% से लेकर के 1%, 1.5%, है ना, 0 से 1 या फिर 1.5% तक अगर इन्फ्लेशन राइज हो रहा होता है। देखिए डेटा हर बुक में सबके लिए थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है। जब अपने इनिशियल फेज में ही इन्फ्लेशन होता है तो वो इन्फ्लेशन कौन सा कहलाता है? वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है, रेंगता हुआ इन्फ्लेशन जो बस अभी स्टार्ट ही हुआ है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तो ऐसा इन्फ्लेशन क्या कहलाता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजेस फेयर वॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, जो लेजेस फेयर पॉलिसी जो कॉन्सेप्ट है ये किनका कंट्रीब्यूशन है? कौन इकोनॉमिस्ट, किस टाइप की इकोनॉमिक्स लेजेस फेयर पॉलिसी को अडॉप्ट करते थे? पहला ऑप्शन है क्लासिकल, नियो क्लासिकल, कीनशियन एंड सप्लाई साइड। देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, जब हम उनकी एजम्पशंस पढ़ते हैं तो उनकी कुछ एजम्पशंस थी, जैसे कि ये लोग क्या मानते थे? ये लोग लेजेस फेयर को ही मानते थे। लेजेस फेयर पॉलिसी का मतलब है कि देयर इज अ नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और देयर इज अ लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार का हस्तक्षेप बहुत ही कम है या हस्तक्षेप की नीति है। तो जो कंट्रीब्यूशन है ये किसका है? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये उनकी एजम्पशंस भी है वैसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द आइडिया ऑफ। देखिए बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कह लीजिए आप, कि सब पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। और ये फेमस स्टेटमेंट किसका है? ये फेमस स्टेटमेंट किसने दिया था? JB से ने दिया था। तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, जॉन बैप्टिस्ट से। इनका पूरा नाम क्या था? जॉन बैप्टिस्ट से। JB से ने दिया था, बहुत ही फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है जॉन बैप्टिस्ट से। उनका ये स्टेटमेंट है, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि अगर हम सप्लाई करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी डिमांड क्रिएट कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी, कि इनमें से कौन सी एक एजम्पशन नहीं है किसकी? क्लासिकल थ्योरी की। पहला ऑप्शन क्या है? न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। ये क्लासिकल का एजम्पशन है? बिल्कुल है, ये क्लासिकल का एजम्पशन था। जब हम क्लासिकल की कुछ एजम्पशंस पढ़ते हैं तो उसमें है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट क्या है? वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। ये वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी को भी मानते थे, ये भी क्लासिकल की एजम्पशन है। इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, देखिए ये क्लासिकल नहीं मानते थे, इन्होंने इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट को अपने एजम्पशन में शामिल नहीं किया था। और हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नॉट एन एजम्पशन। हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या था? लॉन्ग रन। देखिए क्लासिकल ने जो भी बातें कही थी वो लॉन्ग रन में ही कही थी, है ना, वो लॉन्ग रन को ही मानते हैं। तो लॉन्ग रन, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी और न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, ये उनकी एजम्पशन है। कौन नहीं है? इनवॉलंटरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन अकाउंटिंग स्टैंड्स फॉर। ग्रीन अकाउंटिंग इसके लिए स्टैंड करती है। मैं ग्रीन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है, एक मिनट। ग्रीन अकाउंटिंग स्टैंड्स फॉर, ग्रीन अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट द
डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ गेन अकाउंटिंग का स्टैंड करती किसके लिए, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फर्स्ट ऑप्शन सही है। कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिल्कुल जब हम गेन अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी हम शामिल करते हैं, पोल्यूशन को भी शामिल करते हैं, इसलिए तीनों ऑप्शन सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ग्रीन अकाउंटिंग जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम पोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सबको शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी विल डिटरमाइन द, जो क्वांटिटी ऑफ मनी है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वो कैसे डिटरमाइन की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से, नेशनल आउटपुट से, रियल वेजेस से, या फिर प्राइस लेवल से। देखिए जब हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ते हैं जो कि इरविंग फिशर ने दी थी, इसके बाद हम लोग कैम्ब्रिज इक्वेशंस भी पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है वो क्या था, MV इक्वल्स टू PT, है ना, MV इक्वल्स टू PT। तो यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं इस इक्वेशन में, यहाँ पे नेशनल आउटपुट की कोई बात नहीं, यहाँ पे T है बट टोटल आउटपुट को हम कंसिडर करते हैं, रियल वेजेस और प्राइस लेवल। तो देखो जो M है ये प्रोपोर्शनल रिलेशन का, इसका रिलेशन प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है किसके साथ, प्राइस के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, प्राइस लेवल होगा, क्योंकि MV इक्वल्स टू PT इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कीन्सियन क्रॉस मॉडल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, कीन्सियन क्रॉस मॉडल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा वेरिएबल है, इंडोजीनियस वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल वेरिएबल एंड नन ऑफ दी अबव। देखिए जो कीन्सियन का जो क्रॉस मॉडल है उस कीन्सियन के क्रॉस मॉडल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कीन्सियन ने कहा है वो क्या कहा है, उसे एक्सोजीनियस वेरिएबल को उन्होंने कहा है कि क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सोजीनियस वेरिएबल होगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी is the contribution of which of the following economies, जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी है ये किस इकोनॉमिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की तो वहाँ पे 4 पिलर्स थे, उन 4 पिलर्स में एक थ्योरी थी वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें थे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, उसमें थे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसमें की थ्योरीज हैं। तो जो वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी थ्योरी है किसने दिया था, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली दिया है AC पीगू ने, किसने दिया है, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी थ्योरी जो दिया था वो किसने दिया था, AC पीगू ने ये थ्योरी दी थी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, AC पीगू इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कीन्स, फिर से कीन्स आए, अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हाट कॉजेस चेंज इन इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय इंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की है ना। कीन्स के अकॉर्डिंग क्या है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो इंटरप्रेन्योर्स चेंज करते हैं कैसे, क्यों चेंज होता है, किसकी वजह से चेंज होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, MPC एंड MEI की वजह से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इफिशियंसी की वजह से, नहीं ये ऑप्शन गलत है। MEC एंड MPS की वजह से भी नहीं होता, MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से होता है, ये इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कीन्स ने जो कहा है ना अपना इन्वेस्टमेंट, कीन्स का जो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता था वो किसके ऊपर करता था, MEC के ऊपर, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर, है ना, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट MEC एंड MEI कह लीजिए, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो कीन्स के अकॉर्डिंग किस पे होगा, MEC पे होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो एग्रीगेट डिमांड में जो कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, कब, ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड, डिप्रेशन टाइम में जो एग्रीगेट डिमांड में कमी होती है किसे लीड करती है, उसे वो किसे जन्म देती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को, या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को, या फिर फ्रिक्शनल को। देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पता है आपको, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप जब आपने पढ़े होंगे तो कि जब कोई इंसान एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे तो एम्प्लॉयड होता है बट पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाता है तो सीजनल कहलाती है। वॉलेंट्री में जब कोई इंसान खुद से ही काम ना करना चाहते हो तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवॉलेंट्री का मतलब इंसान काम तो करना चाहता है बट इकोनॉमी में उसके लिए काम अवेलेबल नहीं, मीन्स ही इज नॉट एबल टू फाइंड द
वर्क। देखिए जो डिफिशियंसी जब होती है किसमें, एग्रीगेट डिमांड में, किस टाइम, डिप्रेशन। जब डिप्रेशन के टाइम में एग्रीगेट डिमांड में डिफिशियंसी होती है, तो जब डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो इस एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से आउटपुट भी कम हो जाता है, और जब आउटपुट कम हो जाता है तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी कम हो जाता है। मतलब कुछ लोगों को काम तो करना चाहते हैं बट उन्हें काम से निकाल दिया जाता है, तो ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा कहलाता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कीन्सियन मॉडल ऑफ इनकम, कीन्सियन का जो इनकम मॉडल, इसमें डिटर्मिनेशन और डिटरमाइन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट अकर्स टू। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, अभी क्वेश्चन हम लोगों ने इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का किया था, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो, जो कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है ना। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन करता है, हम सब हाउस होल्ड्स करते हैं। इंड्यूस कौन करता है, हम सब लोग हाउस होल्ड्स करते हैं, और ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। तो पहला ऑप्शन में पूछा है चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट पे का फंक्शन है। चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। देखिए मैंने अभी कहा ना कि ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट पैसा खर्च किस लिए करती है, सोशल वेलफेयर के लिए। तो अगर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज होता है, ऐसे कहले ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कैसे डिसाइड होता है, ये डिपेंड्स ऑन द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली कीन्सियन इकोनॉमिस्ट व्यूज, कि जो अर्लियर कीन्सियन इकोनॉमिस्ट था का जो व्यू था वो क्या था। तो पहला ऑप्शन है मनी एलोन मैटर्स, कि केवल मनी मैटर करती है, मनी डज नॉट मैटर्स, मनी पार्शली मैटर्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो देखिए जो अर्लियर कीन्सियन इकोनॉमिस्ट थे उन लोगों का मानना था कि मनी डज नॉट मैटर्स। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अभी हम लोगों ने जब कीन्सियन से पहले के जो इकोनॉमिस्ट थे वो चाहे क्लासिकल हो या फिर न्यो क्लासिकल हो, उसकी जब बात की थी तो उनकी जो एजम्पशन है वो मान्यता ही उनकी एजम्पशन थी मनी इज न्यूट्रलिटी, तो मनी को न्यूट्रल मान लेते थे, मतलब उनका कहना था मनी डज नॉट मैटर्स। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, इसमें से कौन सा ना फिजिकल पॉलिसी का टूल नहीं है। देखिए हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में दो पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, दोनों के अपने अपने टूल्स होते हैं। पहला क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है। टैक्सेशन भी मॉनेटरी पॉलिसी का टूल होता है। ट्रांसफर पेमेंट इज आल्सो अ टूल्स ऑफ मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी। टैक्सेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों फिजिकल पॉलिसी के टूल्स हैं। बैंक रेट, एक्चुअली बैंक रेट टूल है बट ये किसका है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। बैंक रेट किसका टूल है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि कौन सा फिजिकल पॉलिसी का टूल नहीं है, तो बैंक रेट इज द राइट ऑप्शन बिकॉज इट इज अ टूल यूज्ड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल मल्टीप्लायर। सिंपल मल्टीप्लायर फॉर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लायर को हम कैसे नोट करते हैं, के के साथ। जो जेन्युइन फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला मल्टीप्लायर का है वो क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, है ना। बट जब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एमपीसी या एमपीएस के रिलेशन के साथ लिखते हैं तो फॉर्मूला मल्टीप्लायर का क्या होता है, के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लायर के इक्वल्स टू 1/एमपीएस। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी, पहला ऑप्शन ही सही ऑप्शन है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इन द कीन्सियन क्रॉस मॉडल। कीन्सियन क्रॉस मॉडल में बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, देखिए इसका नाम ही है ना बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। तो जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है, नन ऑफ दीज होता है। देखिए बैलेंस बजट, इसका नाम ही है बैलेंस, है ना। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, जब सारी चीजें एक दूसरे की क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता है इसका मतलब क्या होता है कि जब बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या हो जाए, जब मल्टीप्लायर हमारा 1 होता है तो भी वो कहलाता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट ऑप्शन, इक्वल टू 1।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पहली बार किसने डेवलप किया था? देखिए जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, जो मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पहली बार डेवलप किया था, देखिए वो किया था F.A. काहन ने किया था। किसने किया था? ये किया था F.A. काहन ने। बट काहन का जो मल्टीप्लायर था ना वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था। बट इसी मल्टीप्लायर के जब साइंटिफिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, कहे कि इसी मल्टीप्लायर के साइंटिफिक डेवलपमेंट की, इस मल्टीप्लायर का साइंटिफिक डेवलपमेंट किया किसने किया? तो वो किसने किया है? जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया है, मतलब J.M. कीन्स ने इसका साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है। और कीन्स का जो मल्टीप्लायर है वो क्या कहलाता है? इनका मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन होगा? F.A. काहन। काहन ने ही सबसे पहली बार इस मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लायर हम कैसे फाइंड करते हैं? अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में ये बात की थी। ऑप्शन ए डेल्टा वाई अपॉन, इसको सही करिएगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ऑप्शन बी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई, एंड सी इज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई, एंड ऑप्शन फोर्थ इज डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात की गई थी कि मल्टीप्लायर के इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मीन्स चेंज इन नेशनल इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर, है ना, इसमें से क्या डज नॉट हैव द एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लायर? कौन सी मल्टीप्लायर की एप्लीकेशन नहीं है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, देखिए मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ही है K इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो इनकम डिटर्मिनेशन में तो मल्टीप्लिकेशन होता है। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ मल्टीप्लायर में भी होता है, फिजिकल पॉलिसी में भी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में इसका एप्लीकेशन नहीं होता, किसका? मल्टीप्लायर का। तो इसके लिए राइट ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन सी, मॉनेटरी पॉलिसी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इज नॉट करेक्ट? इसमें से कौन सी फिशर की इक्वेशन है जो सही नहीं है? जब हम लोग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ते हैं इरविंग फिशर की, या उसमें कैम्ब्रिज इक्वेशंस है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? एम इक्वल्स टू पी टी, ये तो होती है इरविंग फिशर की। एम इक्वल्स टू पी क्यू, एम इक्वल्स टू पी वाई एंड एम वी इक्वल्स टू पी आर। इन समय जो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है हमसे, कौन सा नहीं होता है? एम वी इक्वल्स टू पी आर, ये इरविंग फिशर की इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एम वी इक्वल्स टू पी आर। इसके लिए आपको इरविंग फिशर की जो इक्वेशन है और जो कैम्ब्रिज इक्वेशंस हैं, जिसमें कि रॉबर्टसन और मार्शल, इन लोगों की जो कैम्ब्रिज इक्वेशंस है ये हमें पढ़नी पड़ेंगी, वहां से हमें पता चलेगा कौन सी इक्वेशन है कौन सी नहीं है। तो एम इक्वल्स टू पी आर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी ऑफ द पीपल to believe the currency of nominal value at present to be equal to purchasing power at previous point is called, है ना। देखिए इनका कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर जो टेंडेंसी होती है बिलीव करने की कि करेंसीज की जो नॉमिनल वैल्यू का मतलब है कैसे कह सकते हैं? नॉमिनल वैल्यू का मतलब किसी करेंसी की उनकी जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? उनकी जो फेस वैल्यू, जैसे 100 रुपए की नोट है ना, तो वो उसकी 100 रुपए क्या उसकी फेस वैल्यू उसकी आज की डेट में नॉमिनल वैल्यू है। टू बी इक्वल टू द परचेजिंग पावर एट अ प्रीवियस पॉइंट, है ना, कि उसकी परचेजिंग किसी करेंसी की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू उसके प्रीवियस परचेजिंग पावर के बराबर होती है। ये इंसानों के अंदर जो टेंडेंसी होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए बात करते हैं हम परचेजिंग पावर की। परचेजिंग पावर क्या होती है? परचेजिंग पावर का मतलब है किसी मनी की वो पावर जिसमें हम कितने में हम किसी गुड्स से वो कितनी गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर सकती है। देखिए नॉमिनल वैल्यू कह लीजिए या उसकी रियल वैल्यू
या उसकी हम परचेजिंग पावर, रियल वैल्यू का है या उसको हम क्या कह सकते हैं, उसकी परचेजिंग पावर। देखिए नॉमिनल वैल्यू रियल वैल्यू दोनों चेंज होती है। रियल वैल्यू का मतलब है जब किसी भी हम मॉनेटरी या फेस वैल्यू में से प्रीवियस टाइम जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जब हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो उसकी वास्तव में क्या बचती है, रियल वैल्यू बचती है। तो लोगों को पता नहीं चलता है कि उस फेस वैल्यू पे काम करते हैं, फेस वैल्यू को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, बट उसकी जगह पे हमें किसे करना चाहिए, रियल वैल्यू करना चाहिए। तो ये जो लोगों के अंदर टेंडेंसी है क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है लीगल टेंडर मनी, नहीं। डिमोनेटाइजेशन, मनी इल्यूजन, मौद्रिक भ्रम जिसे कहते हैं, और रिमोनेटाइजेशन। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, मनी इल्यूजन, मौद्रिक भ्रम। क्योंकि देखिए हम इल्यूजन में रहते हैं कि अगर किसी कोई भी करेंसी की उसकी फेस वैल्यू 100 है तो हमें लगता है कि उसकी वैल्यू 100 है, बट टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इन्फ्लेशन आता चला जाता है तो उसकी रियल वैल्यू जो है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग कम होती रहती है, ऐसे कह लें उसकी परचेजिंग पावर कम होती रहती है, जबकि हमें इस बात का पता नहीं चलता। तो क्या कहलाता है, मौद्रिक भ्रम कहलाता है, मनी इल्यूजन। हम भ्रम में ही रहते हैं बट वास्तव में उसकी रियल वैल्यू कम हो चुकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है उसमें जो मनी सप्लाई है और प्राइस लेवल उनके बीच कैसा रिलेशन होता है। देखिए अभी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात की गई थी, MV इक्वल्स टू क्या, PT। तो मनी वैल्यू और प्राइस, M मैंने कहा था ना कि M इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू प्राइसेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप। इन दोनों इक्वेशन में M और P के बीच कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कीन्सियन theory, in Keynesian consumption theory, the chief factor that determines consumption expenditure, जो कीन्स की कंजप्शन थ्योरी है उसका कौन सा ऐसा चीफ फैक्टर है ना, जो मेन फैक्टर है जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करता है। देखिए कीन्स ने कहा था कि हमारा जो कंजप्शन है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हम इंडिविजुअल्स की इनकम के ऊपर। और इनकम में भी कौन सी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, मीन्स वो इनकम जो हम डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद बस हमारे पास बचती है, उसी पे हमारा कंजप्शन डिपेंड करता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डिस्पोजेबल इनकम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये वही डिस्पोजेबल इनकम है जो हम वास्तव में खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन M इज इक्वल्स टू KPT इज प्रोपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। जो इक्वेशन है ना M इज इक्वल्स टू KPT, इसमें से कौन से कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने दी थी इक्वेशन M इक्वल्स टू KPT? कीन्स ने, मार्शल ने, रॉबर्टसन ने, पिगो ने। देखिए चारों कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने अपनी अलग अलग इक्वेशन दी थी। तो इक्वेशन जो M इक्वल्स टू KPT है किसने दिया था, ये रॉबर्टसन ने दिया था। किसने, ये रॉबर्टसन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इक्वेशन C इक्वल्स टू A प्लस BY, इन इक्वेशन C इक्वल्स टू A प्लस BY द वैल्यू ऑफ B लाइज बिटवीन। जो इक्वेशन है ना कंजप्शन फंक्शन है, एक तरीके से कह सकते हैं C इक्वल्स टू A प्लस BY शॉर्ट रन का कंजप्शन फंक्शन है। इसमें B की वैल्यू क्या है, तो पहले जानते हैं B है क्या। देखिए B क्या होता है, MPC होता है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। और B की जो वैल्यू होती है, मतलब ये MPC की जो वैल्यू होती है 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, मीन्स MPC इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, इसलिए B की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A इज द राइट ऑप्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।